तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी फिर से। अपने पिछले पर क्या पढ़ा था, फिजिक्स पढ़ा था, ये बायोलॉजी का लेक्चर आ रहा है। फिर इसके बाद किसका नंबर है, केमिस्ट्री का। तो ये सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है ना बच्चों। देखो, एक बार फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। और आपको तो देखो, अभी इस बार जो एनसीईआरटी का सिलेबस देखा गया है, नया नया जो बुक बन के आया है, उसमें बहुत सारे चैप्टर काट दिए गए हैं। अभी सिर्फ बिहार बोर्ड का थोड़ा सा नोटिफिकेशन बाकी है कि क्या जारी करता है, लेकिन जितना दिन चला है वही एनसीईआरटी की बुक चलता था, उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब सिर्फ हम लोग का थोड़ा इंतजार है बिहार बोर्ड क्या इस पर बोल रहा है, क्या नहीं बोलता है, तो थोड़ा हम इंतजार करते हैं। लेकिन जितना भी उसमें दिया है, जैसे बहुत सारे चैप्टर काट दिए गए हैं आपको, और उसके हिसाब से पढ़ना है तो आपके लिए तो बहुत खुशी की बात है। चलो, आपको बहुत सारे सिलेबस छोटे हो गए, आप लोग बहुत अच्छे से अच्छा नंबर कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा आपके दिमाग से लोड कम कर दिया गया है। फिर भी हम थोड़ा इंतजार करेंगे बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट की, वो क्या कहता है बिहार बोर्ड। चलो, तो हमने क्या पढ़ लिया था पिछले चैप्टर में। मैं आपसे पिछले चैप्टर में कुछ इसका ऑब्जेक्टिव करा दिया था। तो इसके बाद हम लोग क्या था, हमने अपने जो पाचन की प्रक्रिया था इसको अच्छे से पढ़ लिया था। पाचन में कौन कौन से ऑर्गन जो थे हेल्प कर रहे थे, इसको भी पढ़ लिया गया था। ये पूरी बातें पढ़ ली थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये याद है कि आपको ऑब्जेक्टिव कराए गए थे। उम्मीद करता हूँ बच्चों ने ऑब्जेक्टिव कर लिया होगा, कोई आपका एमसीक्यू फंसा नहीं होगा। अगर कुछ इसमें से आपका डाउट होगा तो जरूर कमेंट करना, उसको बात किया जाएगा उस पर। लेकिन तुम एक बार नोट्स पढ़ के देखना, आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, चलो कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए तो छोड़ दे ही देंगे जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे। इधर तो टिक मार दिया गया था। जैसे ये सवाल था कि भाई गोबर छत्ता क्या है, यानी मशरूम क्या है, तो आप पढ़ते थे क्या, ये सेप्रोट्रॉप्स है, यानी मृत जीवी पोषी है। ये फंजाई क्या है भाई बताओ। कवक में कैसा पोषण है तुम बता सकते हो। दांत कठोरता भाग क्या होता है, इनेमल होता है। तुम पढ़े हो सारी चीज़ को। क्लोरोफिल वर्ण किस प्रकार का होता है, ये तो ये हरे रंग का होता है। पित्तरस मानव में, चलो ये तो क्वेश्चन लिखने वाला है, ठीक है। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। एसीएल क्या है, अम्ल है। ये जैव प्रकरण है। गृहिणी का भाग है मुगुआ, अमाशय, छोटियाँ, ग्रसनली। आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है, छोटियाँ होती है। ये आपने पढ़ा था, इस क्वेश्चन आपको दिया भी था कि आप करके आना। आखिरी में भी कुछ क्वेश्चन थे। पता है क्वेश्चन से आपको क्या बेनिफिट है, जितना क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे ना, आपका क्या हो जाएगा, समझो कि आपका ये होमवर्क है, समझो कि आपका प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं करा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चे खुद से खोरें, इसके खुद से क्वेश्चन का आंसर ढूंढें, खुद अपने नोट्स में ढूंढें, अपने एनसीईआरटी पढ़ें। तो जो आप खुद से करोगे ना, ये तुम्हारा धन हो जाएगा, कभी इसको भूलोगे नहीं। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गैसों का विनिमय होता है। रंध्र यानी स्टोमाटा मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों पर, पत्तियों में, तनों पर। तो पत्तियों में मुख्यतः ज़्यादा पाए जाते हैं ये, ठीक है। पूछा है कृमि रूपी, ये भी क्वेश्चन करा दिया गया था आपसे। कृमि रूपी पेशी जो कि क्या है, तो ये आहार नल का हिस्सा है, जो अभी क्या हो गया, ये अभी अवशेषीय अंग बन गया ये। हाँ, आज का टॉपिक क्या है, ब्रीदिंग। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन। तो इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा मैं ब्रीदिंग पढ़ा दूंगा कि ब्रीदिंग क्या है। अच्छा तुम बताओ, सांस लेना छोड़ना, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसों का आदान प्रदान। कोई पूछेगा बताओ श्वसन का मतलब थी ब्रीदिंग, यानी सांस लेना और छोड़ना का मतलब क्या होता है, तो तुम कहोगे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, यानी गैसों का आदान प्रदान। एक्सचेंज मतलब हमने क्या किया, देखो ऐसा तुम सांस लिया तो तुमने क्या लिया, अपने नाइट्रोजन लिया, हीलियम लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सारे ऑक्सीजन भी लिया, अपने सारे गैसों के साथ में लिया। फिर अपने उसको एक्सहेल किया, एक बार इनहेल किया और एक बार एक्सहेल किया, छोड़ा। तो अपने लिया और छोड़ा, इसमें से क्या फ़ायदा होता है, आप गैसों को, बहुत सारे गैसों को लेते हैं और गैसों को कुछ उसमें से जो आवश्यक है उसको रख के, जो अनावश्यक गैस है उसको अपने बाहर छोड़ दिया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है बच्चों। वन शॉट में क्या कहोगे आप, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान ही श्वसन है। अब इसमें देखो क्या होता है, जिसमें एटमॉस्फेयर यानी वातावरण से हम क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है, O2 है, CO2 है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ETC एक्स्ट्रा, इतने सारे गैसेस हैं। सबको आप क्या करते हो, तो हम जब सांस लेते हैं बच्चों, ये अपने नोट्स बना लिया। फिर देखो, अब आपको ये नोट्स लिखने हैं, तो लिखने से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आप लिख लीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा।
देखो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे गैसेस चली जाती हैं, सारे गैसेस जितने गैसेस दिखिए। तो हमारे गैसेस हमारा शरीर क्या करता है, जो अनावश्यक है उसको लंग्स मतलब फेफड़ा, हमारा जो फेफड़ा है लंग्स, उसको बाहर निकाल देता है, उसको अंदर प्रवेश करने नहीं देता है, फेफड़े में रोकता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन बोलते हैं, रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं बच्चों। अच्छा, आपसे एक बात पूछा जाए कि ब्रीदिंग, जब ये मान लो ब्रीदिंग कोई पूछे कि लाइफ प्रोसेस है क्या, तो तुम कहोगे नहीं है, तो फिर रेस्पिरेशन तो लाइफ प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, ब्रीदिंग से। तो ये कहने का मतलब कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात वही हो गया। देखो ब्रीदिंग से हमको ऑक्सीजन का अंदर जाता है, सारे गैसेज जाती हैं, ऑक्सीजन चला गया। और श्वसन में हमको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि श्वसन से हमको क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा टूटता है। तो श्वसन के लिए हमको ब्रीदिंग करना जरूर पड़ता है, तो ब्रीदिंग करने पर ही श्वसन होता है। तो ये समझो कि श्वसन रेस्पिरेशन का एक समझो कि एक पार्ट है ये। हमने क्वेश्चन किया कि वाई डू वी ब्रीद, हम लोग सांस लेते और छोड़ते क्यों हैं, हम लोग सांस लेते और छोड़ते क्यों हैं, क्यों लेते छोड़ते हैं भाई, क्यों ब्रीद करते हैं। तो देखो इनहेलेशन यानी हम सांस लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः श्वसन। यानी हमने जब सांस जब अपने फेफड़े में क्या ले गया, बहुत सारे गैसेस को ले गया, जिसमें क्या है CO2, N2, H2, हीलियम, सारे गैसेस, इसमें हाइड्रोजन सब गैस है। क्योंकि हमारे शरीर को वातावरण से O2 चाहिए, इसीलिए हम इनहेलेशन किए। अब O2 चाहिए तो क्योंकि शरीर के अंदर पहुंचा हुआ भोजन और तोड़कर ऊर्जा बनाना है। अब जब हमारे भोजन खाए थे, छोटी आंत में जाकर भोजन पच गया है, इसको हम पढ़ लिए हैं। अब भोजन पचा है तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या बना होगा, ATP बना है, और ATP को तोड़ना है, क्योंकि उसको तोड़ जब तक वो भोजन टूटेगा तो उससे हमारा क्या बनेगा, एनर्जी मिलेगा। तो उस एनर्जी को क्या चाहिए, O2 चाहिए, ताकि ऑक्सीजन जाके पचे हुए भोजन से रिएक्शन करके उसको और सिंपल फॉर्म में तोड़कर उसमें से और ऊर्जा को ऑब्जर्व करे ब्लड। ठीक है, अब चलो बच्चों, ये हो गया आपका। ये देखिए अगला पॉइंट, जब ऊर्जा बनेगी तो CO2, जब ऊर्जा बनता है, एनर्जी बनती है, तो CO2, जल, ये सब बनते हैं। तो CO2 पदार्थ का निर्माण होगा, जिसे बाहर निकालना पड़ेगा, इसे हम इनहेलेशन कर देंगे। तो इनहेलेशन में क्या किया, हमने सारे गैसेस को लिया, उसमें से ऑक्सीजन था, उसने जाकर हमको बहुत अच्छा किया, हमारे लिए ऊर्जा बनाया। ऊर्जा बनने के साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ बना, जैसे CO2, जल बनता है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं ना, तो उसमें बाहर निकल जाता है। कभी तुम सांस छोड़ के देखना, अपने नाक के पास उंगली रखना, देखना ऐसे, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मेरे उंगली पर गर्माहट महसूस हो रही है, गर्मी। वो गर्मी क्या है, इवोपरेट है। इवोपरेट मतलब वाष्प है, वो जो जल बनता है ना एक्स्ट्रा में, वो निकल रहा है भाप के माध्यम से। अब तो आपका चालू हो गया लाइफ प्रोसेस। आपने लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ा था, इसमें रेस्पिरेशन आता है, न्यूट्रिशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है। तो रेस्पिरेशन भी उसका पार्ट है। रेस्पिरेशन को कौन हेल्प करता है, ब्रीदिंग, क्योंकि रेस्पिरेशन को चाहिए ऑक्सीजन। चलो पढ़ते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन क्या है। श्वसन, देखो रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है, यानी इसको श्वसन को, ये बच्चों दिख रहा है श्वसन, हाँ, श्वसन को कोशिकीय श्वसन ही बोलते हैं। कैसे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा जब खाना आपने खाया तो पाचन हुआ, ग्लूकोज के रूप में बना। आपने जब सांस लिया तो उसमें से अपने ऑक्सीजन ले गया। आपके रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन आपको जाती है अंदर शरीर के अंदर। जब ब्रीदिंग किए थे आपने जब ब्रीदिंग किया तो आपको ऑक्सीजन मिला। अच्छा, जब ये कहाँ से मिला था, ग्लूकोज आपके सेल में, आपके शरीर के सेल में C6H12O6 यानी ग्लूकोज कैसे मिला है। तो जब पाचन तंत्र से, यानी छोटी आंत में जब भोजन पचा था तो उसमें आपका क्या था, थोड़ा देखो इसको पूरा परिस्थिति समझो, पहले पूरा ये लाइन समझो, पूरा यहाँ से नीचे तक भोजन पचा छोटी आंत में। भिलाई नाम का एक ऑर्गन था, जिसने क्या किया, उसने उसमें के सारे एनर्जी को ऑब्जर्व किया, जो उसमें से ऑब्जर्व करने पर ब्लड में ग्लूकोज प्रवेश कर जाते हैं, यानी ब्लड में एनर्जी चली जाती है, और सारे सेल को ब्लड क्या करता है, एनर्जी पहुंचा देती है, सारे कोशिका को। पहले तो ब्लड में गया। तो ये कहानी आपको समझ में आया, ग्लूकोज कहाँ से मिल गया था, ये भोजन के पाचन से मिला था। अब हमको ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ से मिल जाएगा, ब्रीदिंग से, यानी हम सांस लेंगे ऐसे लिए तो हमारे उसमें क्या हुआ, सारे साथ ऑक्सीजन चला गया, उसमें CO2 चला गया, लेकिन फेफड़ा बाकी सबको रोक लेगा और ऑक्सीजन चले जाएगा अंदर। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज और टूटता है, ये देखो टूटेगा। अब इससे रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, CO2, जल बनेगा, और क्या बनेंगे, जल क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है, और बनेंगे एनर्जी।
इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक बच्चों प्रोसेस है जिसमें हमको एनर्जी मिलती है। किसके माध्यम से? ऑक्सीजन के माध्यम से। क्या होता है? ग्लूकोज और सिंपल फॉर्म में टूटता है, एनर्जी बना बच्चों। अब देखो CO2 कहाँ से क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा। जब सांस छोड़ेंगे ना, एक्सहेल करेंगे, देखो इनहेल मतलब होता है सांस लेना, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना है। सांस छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CO2 उसमें से बाहर निकल जाएगा। फिर सांस छोड़ेंगे तो मैंने आपसे बताया गरम गरम जो हवा निकलेगी वो भाप है, आपका जल है। ये जल जो दिख रहा है ये वाष्प का रूप है, ये इवोपरेट है, ये बाकी तो दिख रहा है। और ये मेरा उपयोगी सामान है, ये अनुपयोगी है, ये उपयोगी है, तो ये रह जाएगा, ये यूजफुल है। तो अब इसको बच्चों अब लिख लेंगे आप। पहले हेडिंग बनाएंगे आप रेस्पिरेशन, जैसे मैंने लिखा है बच्चों आपको सेम वैसे ही लिखने हैं। आपको एग्जाम में भी पूछे तो यही टर्म लिख के आ जाना, सारे नंबर आपको मिलेंगे। हो गया बच्चों को इतना? कोई समस्या नहीं? चलो अब बच्चों पढ़ते हैं श्वसन के बारे में, थोड़ा डिफिनीशन क्या कहती है। तो देखो श्वसन में, देखो श्वसन एक झटके में नहीं होता है। कोई बोलेगा कि भाई तूने सांस लिया, खाना पच गया था, अचानक एनर्जी बन गया, ऐसा नहीं होता बच्चों। बहुत इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है। देखो इसमें क्या क्या चलता है काम। पहले हमारा इसमें होता है ये रेस्पिरेशन जो है, क्या है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो बायोकेमिकल, इसमें कुछ वर्ड कम पड़ रहा था तो मैंने हाइफन लगा दिया है और शेष वर्ड इधर लिख दिया। बायोकेमिकल प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट, सभी जीवों की कोशिकाओं के अंदर प्रक्रिया होती है। कोई भी जीव है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है, सारे जीव जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये बायोकेमिकल की प्रोसेस उनमें चलती है। और ये कहाँ होती है? उनके कोशिकाओं के अंदर ही होती है बच्चों ये। तो कोई तुमसे पूछे कि श्वसन कहाँ होता है तो तुम कहना कि सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है। तीसरा पॉइंट बच्चों, यह प्रक्रिया या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो सकता है, दोनों तरफ से फ्री है। फिर बच्चों यह बहुत सारी चरणों में संपन्न होती है। ये बहुत सारी चरणों में संपन्न होती है, एक बार में ये प्रोसेस संपन्न नहीं होता है। ये स्टेप बहुत सारे स्टेप में चलते हैं। ऐसे ही आपने सांस लिया, आपको एनर्जी नहीं मिल गया, उसमें बहुत काम होता है, लेकिन आपको आपके 10वें लेवल तक, आपके 10वीं कक्षा तक इतना ही पढ़ना है, ये काफ़ी है। ये आपके सिलेबस से मैं कहीं ज़्यादा ही पढ़ाता हूँ, सिलेबस से कम नहीं पढ़ाया जाता आपको। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको PDF से नहीं दिखाऊँ तो भी इसको आप महसूस कर लो, ऐसे महसूस कर लो कि जैसे आपने सांस लिया तो और छोड़ा, तो ये क्या ब्रीदिंग है। सांस लेने में क्या हुआ, हमारे शरीर में बहुत सारे क्या चल गए। मैं आपको थोड़ा सा एक एनिमेशन यहाँ से दिखा सकता हूँ, अगर देखना चाहें तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर कोई, यहाँ पर देखो हमारे एटमॉस्फेयर में देखो बहुत सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल अंदर गया फिर वो बाहर निकलेगा। तो जो वेस्ट निकल रहा है ना वो सब बेकार चीज़ें हैं, और जो अंदर जा रहा है तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन हमारे काम का चीज़ है, तो क्या होगा, हमारे शरीर में रुक गया होगा, और ये अपने लंग्स है इसमें आता है, इसमें वेस्ट रुक जाते हैं, देखो फिर से बाहर निकल दिया। तो फेफड़े का बहुत काम है, तो लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको चिंता, अब देखना है किस तरह से। हम मानता हूँ इसमें आपको एनिमेशन दिखा रहा है कि ऐसे पार्टिकल्स होते हैं वेस्ट के, लेकिन हमको दिखते नहीं है, दरअसल में नहीं दिखता है, बहुत छोटे होते हैं। तो ये है एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे टर्म, हमारे ऑक्सीजन भी अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर रह जाएगा, बाकी से बाहर निकल जाएंगे। और ऑक्सीजन जा क्या करेगा, ऑक्सीजन जाकर ये सब काम करेगा, वहाँ पर बनाएगा ग्लूकोज को और तोड़ेगा, और तोड़ कर क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो बच्चों को मैंने बहुत सारे, मैं ढूंढ ढूंढ के आपको GIF वीडियो, एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ कि बच्चे के दिमाग में तस्वीर बन जाए, कुछ रटना ना पड़े। तो जितना मुझे पॉसिबल है मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। आपको सिर्फ थोड़ा सा आपकी तरफ से मेहनत भी चाहिए, हम दोनों तरफ से मिल के पढ़ेंगे ना, अच्छा रिजल्ट आएगा। अब चलो, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन श्वसन, एक होता है अनॉक्सीजन श्वसन। अब आपको चित्र 6.2 बनाना है, तो मैं 6.2 चित्र बना दिया हूँ मैं, लेकिन आपको NCERT से दिखाऊंगा भी डायग्राम, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा अभी बुक से। तो पहले आप इसको नोट कर लें, इसमें समझाने वाला कुछ अभी टॉपिक नहीं है, हम इसको नीचे समझाएं अच्छे तरह से, पहले आप इसको बना लें। तब तक मैं आपका बुक खोल के वो आपको 6.2 वाला डायग्राम दिखा रहा हूँ, कैसे डायग्राम है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ने बना लिया होगा, भले ये चीज़ आपने लिख लिया होगा। ये लिखने के बाद ये वाला ये डायग्राम है 6.2, इसको लिख लिया बच्चों ने, हाँ सर लिख लिया। अब ये आपको डायग्राम बनाना है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 3 फेज में है। मैं आपको थोड़ा बुक से दिखा दूँ कि आपको बुक कहाँ मिलेगा आपको। तो आपको मिलेंगे जीव विज्ञान में, और जीव विज्ञान में आपको ये जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, 5वां चैप्टर आपका हटा दिया गया है केमिस्ट्री का, याद रखना है, वो अब नहीं पढ़ना है हम लोग को।
अपने नए सिलेबस के अनुसार। फिर भी देखो बिहार बोर्ड तुरंत जारी करेगा, क्योंकि देखो सब लोग चलते हैं लाइव, इसको ही लेकर एनसीईआरटी को ही सब लोग मानते हैं। मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ 6.2, ये डायग्राम की बात कर रहा हूँ। आपके बुक में ये डायग्राम दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपके पास अगर बुक भी है तो अभी वहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। किताब नहीं बदला है बच्चों, सिर्फ किताब के कुछ चैप्टर को या तो कम कर दिया गया है या तो पूरा पूरे चैप्टर को ही खत्म कर दिया गया है। ये वाला, ये आपको डायग्राम बनाना था बच्चों, आपने बना लिया। चलो पहले आपको डायग्राम समझा दूँ कि ऑक्सीजन क्या है, अनऑक्सीजन क्या है। देखिएगा बच्चों, हमारे शरीर में क्या है, ग्लूकोज है, सेल में पता है आपको ग्लूकोज है, और ये सारी जो प्रक्रिया होगी कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक है, ग्लूकोज टूटेंगे किस में, पायरुवेट में टूटेंगे। तो पायरुवेट का बच्चा फार्मूला क्या हो जाएगा, पायरुवेट का फार्मूला होता है C3H4O3, C3H4O3 पायरुवेट का फार्मूला होगा। पायरुवेट में कितने कार्बन होंगे, वायु में 3 अणु होंगे, और यहाँ पर कार्बन कितने परमाणु होंगे, 6 वाले होंगे। ठीक है बच्चों, 6 कार्बन वाला 3 में जाकर टूटेगा। ठीक है, अगर देखो, अगर इसको समझो पहले, अगर पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट में अगर ऑक्सीजन, मान लो कि तुम्हारा साइटोप्लाज्म हो रहा है, अगर मान लो साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन चल गया, ऑक्सीजन का प्रेजेंट हो गया, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो क्या बनेगा, आपका बनेगा, मैं थोड़ा इसको यहाँ दबा दूँ, आपके बनेंगे यहाँ पर CO2 प्लस जल प्लस एनर्जी। अब मैंने बच्चों दिखाया था आपको कि एनर्जी क्या होते हैं, स्टोर हमारे यूजफुल हैं, ये रह जाएंगे शरीर में, ये एनर्जी हमारे शरीर में रह जाएगा। लेकिन ये जल है तो जो हमारे नाक से जो गरम गरम भाप निकलता है ना, वो भाप बन के निकल गया। और CO2 तुमको पता ही है, हम लोग छोड़ते हैं नाक से और ऑक्सीजन खींचते हैं, ये पता है सबको। लेकिन हम लोग जो अंदर ले जाते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाता है, उसमें बहुत सारे पदार्थ गैस जाते हैं, लेकिन बाकी को फिर से हमारा फेफड़ा छान कर बाहर निकाल देता है। ये प्रक्रिया कब होगी, तो इसको बोलते हैं वायु। देखो इसमें ऊर्जा बहुत निकलता है, तो इसको जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीश्वसन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन। यहाँ देखो ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, इन दोनों को बोलते हैं अनॉक्सीश्वसन या अवायवीय श्वसन। लेकिन इसमें देखो, अगर हमारे मांसपेशियों में हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है कि कोशिका की मांसपेशियों में, हमारे कोशिका के हमारे मांस में हो रहा है, मांस में आपने कभी देखा होगा, बहुत आप तेज दौड़ते हो तो आपका मांस क्या करते हैं, लगते हैं दर्द करने। कभी आप फील करना, चाहे आज आपने क्या किया, मान लो कोई काम किया, आपने कुदारी चला दिया, बैट चला दिया, बहुत सारे अपने बल्ला चलाया, बहुत बार अपने किसी चीज़ को फेंक दिया, तो आपका देखना कल आपका हाथ में या पैर में दर्द होता है, आपकी मांसपेशियाँ दर्द करती है। पता है इसे क्यों होता है, देखो ऐसा क्यों होता है। मान लो कि अपने पास ये मांस है, मान लो मतलब ये मेरे पर कोई हिस्सा है, यहाँ पर क्रैम्प हो रहा है, दर्द क्यों होता है, तो हमारे मांसपेशियाँ ना हमेशा क्या करती हैं, अप डाउन ऐसे ऐसे करते रहती हैं, मांसपेशियाँ हमेशा लयपूर्वक चलते रहती हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तो वो सिकुड़ती तो हैं, ऐसे सिकुड़ गई लेकिन खुलती नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचा है। देखो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कंट्रैक्ट रिलैक्स, तो हमारे में दर्द नहीं होगा। लेकिन मान लो सिर्फ सिकुड़ गया, ऐसे मान लो अपने ऐसा उंगली हाथ दबा कर रखना, देखना बहुत देर दबा रखो तो हाथ में दर्द हो जाएगा। तो मांसपेशियाँ अंदर तो गई हैं चुप के, लेकिन खुल नहीं पा रही हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था वहाँ पर, वो क्यों, और वहाँ बन गया है लैक्टिक अम्ल, जो दर्द करता है, बहुत दर्द देता है, पेनफुल होता है, देखना मन तो करता है वहाँ पूरा मांस को दबाते रहें, बहुत ऐसा आपको दर्द होता है। खासकर अपने देखना जब तुम कोई काम करके देखना, ऐसा फील आएगा। लेकिन अगर ईस्ट में हो जाए, मांसपेशियों में हुआ, देखो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ तो बहुत एनर्जी बना, इसमें हुआ तो इसमें भी ऊर्जा बनता है, लेकिन इसमें दर्द होता है। ईस्ट में होता है तो बनता है बियर, शराब, दारू बन, इथेनॉल, अल्कोहल बनता है, प्लस CO2 यानी ऊर्जा, इसमें भी ऊर्जा निकलती है, इथेनॉल, CO2 ऊर्जा। लेकिन यहाँ ऊर्जा यहाँ भी लिख सकते थे हम, जिससे ऐसा बनता है इथेनॉल, मान लो ये इथेनॉल हो गया, CO2 हो गया, और प्लस अपना क्या है, ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, ये तो ये तीनों प्रक्रिया को तुमको समझा रहे हैं, ये तीनों आपने डायग्राम बना लिया होगा। अब डायग्राम बना लिया है तो बस, डायग्राम तो सेम है, मेरा भी आपको भी सेम होगा, क्योंकि डायग्राम हमने बुक से बनाया, अपने बुक से बनाया होगा। चलो हाँ, इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्या किया है, यहाँ पर कार्बन है तो ग्लूकोज है तो इसका सूत्र लिख दिया हूँ, यहाँ पर पायरुवेट का भी सूत्र लिख दिया हूँ, पूछ के देखना, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। C3H4O3 ये पायरुवेट का फार्मूला है, और 2 अणु वाला था तो यहाँ पर 2 लिख दिया हूँ। देखो यहाँ पर तीन वायु तो हैं,
वायु 3 है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, डरो मत। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 6, लेकिन कार्बन 6 है। तो यहाँ पर 6 कार्बन बोला था, यहाँ पर 3 वायु में बोला है अणु। तो वायु में 3 अणु है कि नहीं है, ये पाइरुवेट का फार्मूला होता है। और ये आगे चलेगा, अगर आगे गया, मैंने बताया O2 है तो ये से बनेगा। अपने यहाँ से भी डायग्राम बना लिया मैंने वैसे नोट्स में से, तो भी कोई समस्या नहीं होगा, तो भी अच्छी बात है बच्चों। अब देखो इसको यहाँ एक लाइन में समझाया हूँ। अच्छा तीनों प्रक्रिया देखो, एक और बात समझो, ऐसा हुआ तो या तो ऐसा हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये निर्माण होगा, मांसपेशी में होगा तो, अगर ईस्ट में होगा तो ये बनेगा। लेकिन तीनों प्रक्रिया में देखो यहाँ तक सेम होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रक्रिया सेम होती है। यहाँ से बढ़ता है, ये यहाँ से बढ़ता है, यानी यहाँ तक की समस्या प्रोसेस सेम है तीनों में। तो वही लिखा हूँ, ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में हुआ, पाइरुवेट बना, एनर्जी साइटोप्लाज्म में होता है तो एनर्जी मिलती है। और साइटोप्लाज्म में तो होता ही है, ये सभी जीवों में होता है। और O2 के लिए स्वतंत्र है, ऑक्सीजन मिले या ना मिले इतना प्रक्रिया, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रक्रिया तो होना ही होना है। हाँ O2 मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा। O2 बिल्कुल नहीं मिलेगा तो एल्कोहल बनेगा, हल्का फल्का O2 मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिल गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, जो हमारे मांसपेशियों में क्या करेगा, दर्द दिखाएगा। ऐसा अक्सर होता है दौड़ते समय में, हम दौड़ते हैं तो सांस बराबर नहीं ले पाते हैं, यानी ऑक्सीजन कम जाता है हमारे शरीर में, तो उस समय ऑक्सीजन का अभाव होता है तो मांसपेशियाँ दर्द करती है। तो आपने सुना होगा कि माता पिता चाहे कभी बोलता है लोग कि गोर टटारा है, मांस हाथ टटारा है, टटारा नहीं, वहाँ पर बहुत पेनफुल दर्द होता है, बहुत डेंजरस दर्द होता है ये। चलो बच्चों, अब रेस्पिरेशन को तुम ऐसे समझो, जो आपको समझाऊँ कि वायु श्वसन होते हैं और वायु श्वसन होते हैं। और वह अवायु श्वसन जो होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, ये दो होता है, या तो इसमें एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का फर्मेंटेशन होगा, या तो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा। इसमें तो भाई कुछ नहीं, इसमें तो एनर्जी ATP बनता है, इसमें तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा बनता है। चलो अब तीनों का पढ़ लेते हैं एक एक करके। अगर बच्चों अगर O2 बना, भले O2 की उपस्थिति है, मैं प्लस दिखाऊँ, अगर ऑक्सीजन है तो आपको तो पता है क्या बना था, ये साइटोप्लाज्म में होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, CO2 और ये बन जाता है। और अगर यहाँ मान लो कि अभाव, यहाँ क्या बना है, एल्कोहल, तो यहाँ मान लो कि O2 माइनस करता, ऐसे करता हूँ, -O2 यानी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, यही बनेगा। ईस्ट में होगा प्रक्रिया, ईस्ट क्या है, कोशिकीय फंजाई है, और ये क्या बनाएगा ईस्ट, या तो बियर बना देगा, जो दारू अपने, या वाइन मतलब शराब बनाएगा, या आपने ब्रेड खाया होगा, ये ब्रेड खाने में ये इस्तेमाल होते हैं, ये फैक्ट्री वाला बहुत बनाता है दारू शराब, इसी यही प्रक्रिया अपनाता है। ग्लूकोज ले लेगा और उसमें ऑक्सीजन का भाव में पूरा रिएक्शन करा देगा, यही बन जाएगा। चलो बच्चों, अब लैक्टिक एसिड जब आपका मांस दर्द कर रहा था, वो वाला चीज़ है, इसको लिख लेंगे, आप पूरा समझा दिया हूँ, डरना नहीं है कहीं भी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया, किसी को दिक्कत? चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, अब देख लो, ये तो पूरा पढ़ा दिया हूँ। अच्छा, जो लैक्टिक एसिड बनता है ना, तो कहाँ बनता है, ये स्केलेटल मसल में बनता है, जो कंकाली मसल होती है। और कंकाली मसल किससे जुड़ी होती है, जो हड्डी से संपर्क में, जो कंट्रैक्ट में होती है। और ये कंकाली मसल क्या होते हैं बच्चों, तुमको 9th में पढ़ाया गया था, ये वॉलंटरी मसल्स हैं, यानी ऐच्छिक मसल हैं। हाँ, अपने हिसाब से देखो, हाँ ये मसल क्या है, हड्डी से जुड़ी है, अपने मन से हम लोग ऐसे कर पा रहे हैं, तो ये सारी मांसपेशियाँ क्या बोलते हैं। अब चलो ATP वाला पढ़ लो, ये साल पूछा भी गया था, ATP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखो एडिनोसाइन का मतलब ये होता है, ठीक है, अगर उनसे 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, तुम कहना कि एडिनोसाइन में 3 फॉस्फेट जुड़ा होगा, तो इसे बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर एडिनोसाइन के साथ 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो बोलेंगे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और एडिनोसाइन के साथ सिर्फ 1 फॉस्फेट जुड़ा होगा तो बोलेंगे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यही है बच्चों, और कुछ नहीं है। और यहाँ तुमको क्या याद रखना बच्चों, यहाँ पर ATP जो होता है, इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं, यानी कोशिका का मुद्रा बोलते हैं। ये ऊर्जा की मुद्रा होती है ATP। अब चलो
ग्लूकोज बना बच्चों, पायरुवेट में हुआ, CO2 बना, H2O प्लस एनर्जी निकला। ठीक है बच्चों, आपने ये कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। ये कहाँ हो रहा था बच्चों, ये वाला, ये प्रोसेस याद करो, 3 बार दिखाया था ना आपको, ग्लूकोज, पायरुवेट, ये तो सेम होता है। यहाँ से 3 बार था, एक होता था माइट्रो, ऐसा पर CO2 H2O माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक इलेक्ट्रिक एसिड बन रहा था मांसपेशी में, और बन रहा था एथेनॉल और CO2 और ऊर्जा। वो कहाँ बन रहा था बच्चों, वो बन रहा था अपना ये वाला प्रोसेस में, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो इसमें देखो जो एनर्जी बनी है ना बच्चों, ये एनर्जी क्या करती है, मान लो कि ADP है, एडिनो, इसमें 2 फॉस्फेट है ADP में। ये क्या करता है, इसको एक फॉस्फेट चाहिए। ये सारे कहाँ हैं, ADP कहाँ होते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसको एक फॉस्फेट चाहिए, एक फॉस्फेट में जुड़ना है। तो ये क्या करेगा, इसको जोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी यहाँ जो बना है ना, जो हम रेस्पिरेशन किए थे, तो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बना है, ये एनर्जी आएगा और इन दोनों को जोड़ के क्या बना देगा, ADP को ATP बना देगा, क्योंकि ADP के साथ एक फॉस्फेट जोड़ देगा। तो 2 फॉस्फेट था, अब 3 फॉस्फेट हो गया। और इसी ATP को हम क्या बोलते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, या ऊर्जा घर बोलते हैं, कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। और ये कहाँ होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। ये सारे क्वेश्चन बच्चे पूछ लिए गए हैं आपसे बोर्ड में। अब बच्चा बता दे बच्चे, किसी को डाउट है क्या इस तीनों ग्राफ में, ये तीनों तुमने आपने समझा कि नहीं समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुरंत आपको मेंशन करता हूँ बच्चों, ये अच्छा प्यारा सा लाइन है। यहाँ से MCQ आपसे पूछता है घुमा फिरा के, नहीं घबराओगे। जिन बच्चों के टेबल अच्छे से याद हो गया है, अच्छे से समझ गए हैं, याद है उनके दिमाग में, वो नहीं गड़बड़ करेंगे कभी भी। मैं आपसे भी क्वेश्चन कराऊंगा, डरना नहीं है आपको। चलो अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है हुआ, ATP के रूप में ऊर्जा स्टोर होती है तथा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ATP फिर क्या होता है, टूट जाता है, उसका जो ATP बना है वो टूटेगा, और कोशिका के अंदर होने वाली जितने एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करता है। हमारे शरीर में कोई भी काम होगा उसको ऊर्जा चाहिए, यो ATP का टूटे के ब्रेकडाउन होगा, वहाँ से एनर्जी मिल जाएगी। अब मैंने लिखा है बच्चों NCERT में पेज नंबर 113 से, यह भी जाने को जरूर लिख लिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं जिसके पास बुक है वहाँ से लिख लें, जिसके पास नहीं है तो नहीं घबराना है, आपके सर आपको दिखा रहे हैं। बुक से ही दिखाते हैं बच्चों। ये वाला पूरा पॉइंट बच्चे आपको या तो लिखना है तो लिख लो, अच्छा रहेगा, लिखोगे तो याद पड़ जाएगा। चलो ये तुम्हारा है, जो पढ़ाया वही चीज़ इसमें लिखा गया है। अंततः ATP का उपयोग होता है क्रिया को परिचालन करते हुए। ATP जब अंतस्थ फॉस्फेट से जुड़ता है तो इतना कैलोरी जूल 3.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य में ऊर्जा विमोचित होती है, निकलती है। सोचिए कैसे कि बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसी प्रकार के अन्य उपयोग में लाई जा सकती है। इसी तरह कोशिका में ATP का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन, देखो हमारे मांसपेशियाँ हैं ना, बोलते हैं ना, सिकुड़ता है फैलता है, उसको चाहिए एनर्जी, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग आदि क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। इन सब के लिए ATP का इस्तेमाल किया जाता है। ATP टूटेंगे उससे एनर्जी बनेगा, और सारा जो ये काम हुआ है सब उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपको लिख लेना है, बहुत उपयोगी होता है ये एग्जाम के पर्पज़ से। मैं तो देखा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। चलो अब बच्चे ने जब इतना पढ़ा तो MCQ तो बनता है उनसे करवाना। पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा बच्चों, निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी क्या है। तो आप कहोगे बच्चों इसमें ATP, क्या कहोगे, ATP। पहले बच्चे खुद से आप आंसर करेंगे, उसके बाद मैं करूँगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कौन है, ATP है कि अनोक्सी शोषण है कि नेफ्रॉन है कि माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों का आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या है, बहुत बहुत सही है। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, इसमें तो बाप रे खूब पूछता है। तो श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बना था, CO2 H2 और एनर्जी। ये तो बन ही रहा था, यही लास्ट में बन रहा था। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो अधिक ऊर्जा मुक्त होती है किसमें भाई, वायवीय श्वसन में, जहाँ पर ऑक्सीजन होता है। चलो बच्चों, ये ग्लाइकोलिसिस होता है, बताओ कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, या क्लोरोप्लास्ट में होता है। मैंने पढ़ाया था, मेरे नोट्स में ही मिल जाएगा आपको ये था, लेकिन मैंने इसको चर्चा नहीं किया, यहाँ लिखा जरूर हूँ। लेकिन जब आपको मैं ये पढ़ा था ना, तीनों डायग्राम, ये डायग्राम के नीचे देखना बच्चों, मैंने आपको लिखा है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटा, 2 पायरुवेट में टूटा, एनर्जी बना। और ये जो प्रक्रिया ग्लूकोज से पायरुवेट जो टूटता है, विखंडित होता है, इसको बोलते हैं
ग्लाइकोलिसिस 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 बोलते हैं। और ये कहाँ चल रहा है? साइटोप्लाज्म में चल रहा है, ये कोशिका द्रव्य में हो रहा है। तो पूछा है ग्लाइकोलिसिस होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि साइटोप्लाज्म में होता है? तो मैंने देखा था बच्चों ये साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत नहीं होता है। चलो अब क्या है बच्चों के लिए, अब देखो बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसों, अब थोड़ा हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? हमने तो मानव के पढ़ लिया बच्चों। कुछ आपका वर्ड तो छूट नहीं ना गया? एक बार थोड़ा सा छोटा करना, कुछ वर्ड कट रहे बच्चे इसमें से। अब नहीं कट रहा है, अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो ये आपके लिए है, तो कुछ इसमें से कट जाए छूट जाए तो मुझे तो खुशी नहीं होगी। हाँ अनजाने में मैं कभी कभी स्क्रीन पर नहीं देखता हूँ तो मिस्टेक हो सकता है हमसे, तो माफ़ी भी मांगता हूँ आपको, या कभी उसको दूसरे वीडियो में ज़रूर सुधार करता हूँ। गैसों में कैसे, पौधे में कैसे होता है बच्चों ये सब? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है या तो स्टोमेटा के थ्रू होता है, या उनके पास एक होता है लेनी सेल्स होता है। लेनी सेल्स होता है जो कहाँ पाया जाता है? वुडी स्टेम, यानी जो लकड़ियों का तना होता है उसमें पाया जाता है। आप कभी लकड़ी में ऐसा बोलता हूँ, देखना कभी आप कोई लकड़ी देखना और देखना उसमें कुछ कुछ तो गेरी गेरी टाइप का थोड़ा ऐसे उठा उठा फूला हुआ भाग होता है। मैं आपको थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ दिखा दूँ। तो बच्चे इसके मेरे पास अभी PDF नहीं दिख रहा है, मैं ये तो स्टोमेटा आपको दिखाया था, मैं कैसे खुलता है कैसे बंद होता है भी दिखाया हूँ। इसको मैं बता रहा हूँ कैसे फिल करना है। कोई लकड़ी देखना, लकड़ी में देखना ये ऐसे ऐसे उठे उठे जहाँ जब गेरी छोटे छोटे मतलब उठे हुआ भाग होता है ना, फूला भाग, इसको बोलते हैं लेनी सेल्स। और ये क्या करता है भाई? ये तो आपने देखा उभरा हुआ भाग होता है, तनों के ऊपर होता है। ये रेस्पिरेशन कराने में हेल्प, पौधों के जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे हम लोग का गैसों का आदान प्रदान करने में तो भाई हमारे पास सब कुछ सिस्टम है। पौधों में वो सब स्टोमेटा और ये दोनों हेल्प करते हैं। स्टोमेटा तथा लेंटिसेल जो होते हैं, ये सॉरी लेंटिसेल होता है बच्चे, इसमें से कुछ वर्ड कट गया है, लेंटिसेल होता है, लेंटिसेल्स जो होता है। और इसका तो मेरे पास प्रॉपर डायग्राम नहीं दिख रहा है कुछ, चलो कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं बता दिया जो था ऊपर ऊपर जो फूला भाग होता है वही लेंटिसेल होता है। अब चलो बड़े अंतरकोशिकीय स्थान पर सुनिश्चित करते हैं कौन? ये भाई गैसों में ये जो हैं लेंटिसेल्स बड़े अंतरकोशिकीय स्थान को सुरक्षित करते हैं, सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में रहें। CO2 और O2 का आदान प्रदान डिफ्यूजन के माध्यम से हो जाता है इनमें, पौधों में इस तरह लोग गैसों का आदान प्रदान करते हैं। डिफ्यूजन में कौन सा गैस अंदर या बाहर जाएगा वह इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। अगर मान लो दिन है, अगर दिन है तो उसमें CO2 अंदर जाएगा पौधा में और उसमें से O2 निकलेगा। अगर रात में हो गया, डे या नाइट, ये रात में समझो या दिन में, रेस्पिरेशन, अगर पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 लेगा और O2 छोड़ेगा। अगर पौधा रेस्पिरेशन करेगा दिन हो चाहे रात हो तो हमेशा रेस्पिरेशन में भाई ऑक्सीजन इन करेगा, CO2 बाहर निकलेगा। ऐसा ही जैसे हम लोग होता है CO2 हम लोग छोड़ते हैं, पौधे भी उल्टा कर, इसीलिए आपको मना किया था है कि आप रात में, आपको हमारे घर वाले कभी आपने सुना होगा कि भाई पेड़ के नीचे मत जाओ और रात में अंधेरा में शाम को मना किया है, ये रीज़न है। और सही बात है, साइंस बिल्कुल उल्टा होता है, जहर छोड़ती है पेड़ पौधे रात में, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, दिन में होता है। चलो पौधे में जब कोई रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो क्या हो रहा है भाई? तो बस ये तुम जानते हो घटना को, क्या होता है जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो क्या होता है आपको पता है। उसमें से देखो भाई एनसीईआरटी में एक बात लिखी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान होता है। दिन में शोषण के दौरान निकली हुई CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। अच्छा दिन में CO2 निकलता है तो क्या होता है? अच्छा पौधा तो दिन में भी क्या कर रहा होगा? क्या पौधा दिन में रेस्पिरेशन नहीं करता है? शोषण नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। तो शोषण में क्या निकलता है बच्चों? तुम जानते हो शोषण में क्या निकलता है? CO2 निकलता है। तो दिन में CO2 क्या होता है? तो दिन में CO2 जो होता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल हो जाता है। कैसा पढ़े हो? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है भाई? सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। यही है बच्चों, बहुत आसान भाषा में पढ़ाया हूँ, कहीं फंसेगा नहीं। चलो पाइरुवेट में कितने कार्बन के परमाणु मौजूद है भाई? कार्बन कितना परमाणु था पाइरुवेट में? तो पाइरुवेट वाला फार्मूला चेक करो एक बार। तो आपने पाइरुवेट वाला फार्मूला अगर देखा होगा तो देखिए,
पायरुवेट का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था वहाँ पर C3H4O3। ऑक्सीजन भी 3 होते हैं, कार्बन भी 3 होता है, हाइड्रोजन 4 होता है, इसीलिए पायरुवेट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब चलो पायरुवेट कहता है पायरुवेट का CO2 ऊर्जा और जल में विघटन होता है। पायरुवेट में CO2 जल ये कहाँ निकलता था, CO2 ऊर्जा जल ये हम लोग में हो रहा था, और हम लोग में होता है तो ये कहाँ होता है भाई बच्चों, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, साइटोप्लाज्म में नहीं, दोनों में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, ये आपको पता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर करो तो जल्दी से फटाफट। चलो बच्चों, हाँ ईस्ट में पूछा था ना, याद करो ईस्ट में क्या होता है, मैं बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब क्वेश्चन पूछता है। चलो आज तुमको नकल करा देते हैं, परीक्षा में नहीं कराएंगे। ईस्ट में क्या बना था, इथेनॉल, CO2 ऊर्जा, एनर्जी तो समय बनता है भाई, रेस्पिरेशन में तो ऊर्जा बनेगा, चाहे वो वायु श्वसन हो या अवायु श्वसन हो, या ऑक्सी श्वसन हो या अनऑक्सी श्वसन हो, दोनों में एनर्जी तो बनेगा। तो ग्लूकोज में हो रहा था पायरुवेट, ये तो सही है, ग्लूकोज पायरुवेट ये सही, यहाँ तक सही है। लैक्टिक बना था ईस्ट में, लैक्टिक नहीं बच्चों, ये तो नहीं बन रहा था। CO2 एथेनॉल, ठीक है, CO2 एथेनॉल बन रहा था, एनर्जी कहाँ है, CO2 एथेनॉल एनर्जी, ऑप्शन डी तुम्हारा क्या है बच्चों, बहुत बहुत प्यारा आंसर। जिन जिन बच्चों ने किया होगा शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। 4 करो बच्चों। देखो जो बच्चा आंसर करेगा ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए बच्चों को याद। देखो तुमको आप फील हो रहा है ये तो बिल्कुल मैथ हो रहा है सर, आप कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग बता देते हैं। मैंने बताया ना उसमें डिफ्यूजन हो रहा था, क्या हो रहा था बच्चों, डिफ्यूजन हो रहा था उसमें, जो गैसों का आदान प्रदान किससे हो रहा था, डिफ्यूजन से हो रहा था। चलो इनमें से कौन सा जैव प्रक्रम है जिसमें सजीव मानव जैसे मानव अपने रक्त से खराब जो चीज होता है, जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस जो है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालते हैं। तो वो तो हम लोग भाई उत्सर्जन से निकालते हैं। किससे, उत्सर्जन से। जिनका होगा सही। ये बताओ तुम 6 नंबर का नील हरित सवाल जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी किस प्रकार का श्वसन जीव है, वो प्रकाशीय पौधा है नहीं, एनिमल है नहीं, वो क्या है भाई, वो है तुम्हारा एक बैक्टीरिया है। कैसे बैक्टीरिया है, प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया है। चलो प्रकाश संश्लेषक यानी जो प्रकाश संश्लेषण में जो स्वपसी होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं डैश को डैश ऊर्जा में, डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में, डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदलते हैं। तो देखो भाई सूर्य में क्या, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, केमिकल को सूर्य में बनते नहीं, रासायनिक को यांत्रिक में नहीं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये बात सही है, सूर्य का लाइट पड़ता है उसको लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सवाल क्या है, अमीबा में ऑक्सीजन किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा लिया जाता है। अमीबा में ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करता है, कैसे लेता है, क्वेश्चन कराया गया था, डिफ्यूजन से लेता है। फंजाई जो होता है किस प्रकार का पोषण दिखाता है, फोटोऑटोट्रॉफ, 4 ऑप्शन है, फोटोऑटोट्रॉफ्स, केमोऑटोट्रॉफ, और इधर होंगे 2 और इस ऑप्शन इधर है, हेटरोट्रॉफिक या ऑल ऑफ दीज। तो तुमको पता होगा जो फंजाई होते हैं कवक, वो हम लोग में आते हैं, हम लोग क्या हैं, हेटरोट्रॉफ है, यानी हम लोग विषमपोषी पोषण है। चलो कार्बोहाइड्रेट में मानव, अच्छा हम लोग में जो कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित भंडार होता है किसके रूप में होता है, तो मैंने पढ़ाया था आपको, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब पौधों में किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। प्लांट में पूछेगा तो याद रखना, मानव में पूछेगा तो याद रखना। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन और नाइट्रेट किस रूप में लेते हैं बच्चों, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, दोनों के रूप में लेते हैं, दोनों के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, निकलता क्या है प्रकाश संश्लेषण में भाई, निकलता क्या है, उत्पन्न होता है क्या, ऑक्सीजन। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। और CO2 तो हम लोग, CO2 तो लेता है प्रकाश संश्लेषण, O2 निकलता है, O2 हम लोग ले लेते हैं, ऑक्सीजन हमको मिल जाती है वहीं से।
स्टोमाटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्टोमाटा प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान करता है, अच्छी बात है। ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा यानी अपर एपिडर्मिक्स और लोअर एपिडर्मिक्स में रंध्रों के तुलना में निचले में रंध्र ज़्यादा पाए जाते हैं, बात सही है। ऑप्शन सी चेक करो। रंध्र किडनी के आकार का होते हैं, बात सही है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि किडनी के शेप का होते हैं। सारे बात स्टोमाटा के लिए कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? ईस्ट में मृत पोषण है, मानव होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ये तो बात सही है। जू और एक जो हम लोग पेट में जो बनता है जिसको हम बोलते हैं चिल पड़ गया है, और ढील, ये सब क्या है? परजीवी है, बिल्कुल सही है। पैरामीशियम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करता है, ये बात सही है। पैरामीशियम क्या करता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करता है, और इसको हम दोनों भी बोलते थे, ये ऑटो हेट्रो दोनों करता है। दिन में प्रकाश संश्लेषण और रात में केमिकल से खाना बना लेता है। अमीबा भोजन का अंतग्रहण डैश के द्वारा करता है और डैश के साथ पाचन करता है। तो कुटपाथ से भोजन पकड़ता है, बात सही है। सिलिया से पचाता है, नहीं। भोजन राजधानी से पकड़ता है, गलत बात है। कुटपाथ से पकड़ता है और फूड वेक्यूल में पाचन होता है, ये बात सही है। ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? सही है। निम्नलिखित में जीवों में कौन सा मृत मरे हुए और सड़े हुए पदार्थ पोषण करते हैं? अरे बाप रे बाप, मरा हुआ सड़ा हुआ कौन खाता है? तो मृत जीवी खाता है लोग, यानी सेप्रोट्रोपोला खाता है सब। सर कितने अच्छे ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, एक भी क्वेश्चन। और बच्चों सारे क्वेश्चन बोर्ड के सवाल हैं। निम्नलिखित में कौन सा समूह होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है? तो कौन समूह? ये तो तुमको नीचे दिख रहा है, मानव, अमीबा, पक्षी, यही होलोजोइक है, बाकी नहीं है, चेक कर लेना। मानव पाचन में एक लंबी खोखली नली है जो मुंह शुरू होती है और गुदा तक खत्म होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं बच्चों इसको। लाल ग्रंथि से क्या निकलती है बच्चों? नहीं सॉरी, लाल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है बच्चियों? फूड पाइप में, आमाशय में, मुंह गुहा में, छोटी आंत में। तो हमारे मुंह में है, बकल कैविटी में। लाल ग्रंथि सलाइवा का हमारे मुंह में है कि नहीं है? इनमें से कौन सी बड़ी ग्रंथि है जो पाचन में भूमिका निभाती है? सबसे बड़ा ग्लैंड्स कौन है, जल्दी से बता दो। तो सबसे बड़ा ग्लैंड्स क्या होता है बच्चों? लीवर होता है। यकृत सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है, ठीक है। 18 का सी। मुख गुहा में निम्नलिखित में, यानी कहता बकल कैविटी में निम्नलिखित में कौन सी घटना लार बनने में प्रभावित होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। पहले तुम खुद से करोगे। इसमें क्या होता है? स्टार्च शर्करा में टूट रहा है, बस सही है। दूसरा कहता है प्रोटीनो अमीनो अम्ल में टूटने लगता है, नहीं। विटामिन का अवशोषण होता है, गलत बात है। वसा का फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में टूटता है, नहीं, इससे नहीं होता है भाई। अगर हमारा लार ग्रंथि जो सलाइवा से हमारा शर्करा टूटता है, ठीक है बच्चों, स्टार्च शर्करा में टूट जाते हैं। आहार नाल कौन सा भाग पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? आहार नल में कहाँ चला गया? आहार नल में कौन सा भाग पचे हुए भोजन को ऑब्जर्व करता है? तो पचे हुए भोजन को भाई आमाशय में दीर्घम होता है, तो बातें गलत है। छोटी आंत में भिलाई होता है, ये बात सही है। छोटी आंत में तो भाई पचता है भोजन, ये बात सही है। और उसमें भिलाई होता है, उसको सोख लेता है लीवर, तो गलत बात है। लीवर में तो भोजन जाता ही नहीं है। पेंक्रियाज में भोजन जाता ही नहीं है। 21 देखो। आहार नल की दीवारों में लयप्रद, आहार नल की दीवारों में ऐसा सिकुड़ता फैलते रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहता है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, परिवहन, पैरासाइटिक मूवमेंट। आपको कहा था, मैंने पढ़ाया था शुरू वाले लेक्चर में। ये क्वेश्चन मिक्स है, खिचड़ी है, कई पहले लेक्चर से क्वेश्चन है, दूसरे में से है। जितना टॉपिक पढ़ाया हूँ सबसे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस में मौजूद होता है? अग्नाशय में। पेंक्रियाज में क्या क्या पाया जाता है बच्चों? तो पेंक्रियाज में ट्रिप्सिन भी होता है और पेंक्रियाज में बच्चों लाइपेज भी होता है, तो दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि आमाशय द्वारा कौन सी पाचक रस स्रावित होती है और वो क्या करता है, उससे क्या होता है? तो आमाशय पता है बच्चों जठर रस छोड़ता है, जिसमें पेप्सिन, HCl म्यूकस होता है। और म्यूकस तो भाई हमारे जो लेयर होते हैं स्टोमाटा के, उसको HCl से सुरक्षा करते हैं। सर आपको पढ़ाया गया टॉपिक। अब देखो बच्चों,
पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज क्रमशः स्रावित होते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज क्रमशः स्रावित होते हैं। कहाँ स्रावित होते हैं, खुद से करके देखना इसको। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज ये कहाँ स्रावित होते हैं? स्टोमक में। तो स्टोमक में तो भाई पेप्सिन होता है क्या, और ट्रिप्सिन और एंजाइम। पेंक्रियाज में होता है क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स में, स्टोमक में। लीवर में पेप्सिन होता नहीं है। ये तो ऐसा ही तो गलत है, सी और डी। लीवर में पेप्सिन होता नहीं है बच्चों। इसका तुम होमवर्क में करके दिखाना हमको, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है बच्चों। 25 नंबर, आंत की आंतरिक दीवार पर बोलता है बच्चों, भिलाई जो होते हैं, दीर्घरोम जो होते हैं, क्या मदद करते हैं? वसा का पैसीकरण करते हैं, वसा को तोड़ने में। ये सही हो जाएगा। पचे हुए भोजन का ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चों। 27 नंबर और आखिरी क्वेश्चन, किस जानवर का छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो बाघ का छोटी आंत से छोटा होता है। और शाकाहारी का छोटी आंत क्या होता है, लंबा होता है। पढ़ाया था, क्योंकि वो लोग छोटी आंत में क्या होता है बच्चों, लंबा होने का नतीजा ये होता है कि जो लोग घास खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें क्या मैं आपको बताया था, उसमें जो एंजाइम होते हैं उसको पचाने के लिए हमको क्या कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने टॉपिक में पढ़ाया था, थोड़ा भूल रहा हूँ। उसको पचाने के लिए छोटी आंत का होना, 1 मिनट मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ, कहाँ है, मिल जाएगा, टॉपिक में है, बुक से मिल जाएगा। थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, बहुत दिन हो गया, इसीलिए बोलते हैं रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ छोटा सा एक लाइन दिया गया था आपके बुक में कि घास खाने वाले शाकाहारी, हाँ, सेलुलोज का पचाने में, देखो ये दिया है कि जो घास खाने वाले जितने जानवर हैं ना, उनको सेलुलोज का पाचन करना पड़ता है। सेलुलोज का पाचन करने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, यानी छोटी आंत की लंबा होना चाहिए, है ना बच्चों। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर तो नहीं पूछता है ना, तुम बिल्कुल इस पर क्या होते हो, श्योर हो सकते हो। अब बच्चों क्या करना है आपको, कहाँ तक पढ़ा दिएगा आपको। अब जो श्वसन, आपको रेस्पिरेशन तो पढ़ा दिया हूँ, तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। श्वसन आपने पढ़ लिया ना, श्वसन तंत्र पढ़ना है। तो पहले आपको क्या करना है, ये डायग्राम को बनाना है अपने बुक से, जो नाम लिखा हूँ उसको भी लिखना है। थोड़ा समय लेके अपने ड्राइंग बुक में बनाना है इसको, ठीक है, सादा पेज बना के रखना और अपने नोट्स में ही चिपका देना, जहाँ बोलेंगे ना तो वहीं पे इसको चिपका देना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर पढ़ लेते हो ना तो कोई MCQ नहीं छूटेगा। अच्छा मान लो इसमें से हम पूरा जब पार्टी को जान गया हूँ, तो इसमें से तुम कुछ पूछो ना, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? ठीक है बच्चों, चलो तो ये बनाने हैं। अब आपको पढ़ना क्या है, मैंने देखो आपको क्या कवर करा दिया आज। मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ये सारे टॉपिक क्लियर हैं, लेकिन आपको एक बार एनसीईआरटी रीड मेरे साथ साथ करना पड़ेगा। आपको एक्टिविटीज़ को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ते हैं थोड़ा क्या लिख रहा है यहाँ पर। कहता कि एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए। जलशाला समझते हो, और जिसमें नहीं वो जो लोग शीशा का हो जाता, जिसमें मछली से पालन करते हैं। कहता भी अपने मुंह खोलती है और बंद करते रहती है, साथ ही आँखों के पीछे कुलोम छिद्र को ढकने वाला प्रछंद्र भी खुलता और बंद होता रहता है। क्या आप मुंह और कुलोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय किसी प्रकार का समन्वय है? क्या वहाँ पर कोई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, आपसे पूछ रहा है। कहता गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती और बंद करती है। कभी तुम देखे ना, कोई जलघर बहुत जब मार्केट में जाते हैं तो दुकान वाले के पास तो होता ही होता है, देखना वो कितनी बार 1 मिनट में करती है। पता है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। इसकी तुलना में आप अपने श्वास में मिनट में कितनी बार बाहर, देखो हम लोग 1 मिनट में कितना बार सांस अंदर लेते हैं और बाहर करते हैं, ये चेक करना है। और मछली 1 बार में, पता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, बाप दशा खराब हो गया था बच्चा लोग का। पूछा गया था इनमें से किसका श्वसन दर सबसे अधिक होता है। मछली था, व्हेल मछली था, और हाथी था, चूहा था, मनुष्य था। बच्चे कन्फ्यूज थे। हम नहीं चाहते कि मेरे प्यारे बच्चे कन्फ्यूज है, इसलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी रीड करना, और जो क्रियाकलाप दिया है इसको जरूर तुम अप्लाई करना घर पे जाके। चलो रीड कराते हैं हम।
कहते जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मछली क्या करती है, जल, अच्छा जल में क्या होता है बच्चों, अपने जल पर होगा, जल को हम लोग क्या बोलते हैं, H2O। देखो इसमें अब जल H2O क्या है बच्चों, पानी में ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दोनों मिलके बनाया है ना, कंपाउंड है, यौगिक है। अब इसको मछली क्या करती है ना, पूरा ये सब को लेती है अंदर, लेकिन फेफड़ा में उसको जब जाता है, गिल्स में, गल्फर में जाता है। अच्छा मछली किसी सांस से लेती है, गिल्स से, गल्फर से। ये ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन अलग टूट जाता है, हाइड्रोजन कि उसका, तुम देखना कभी मछली मरी होगी चाहे मार्केट में जब खरीदते हो तो उसका थोड़ा गल्फर उठा के देखना, आपको लाल लाल ऐसा दिखता है, छन्नी टाइप का। वो क्या करता है, इन गैसों को हटा देता है, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाती है। इस टर्म को थोड़ा पढ़ो, मैं थोड़ा लाइट पंखा बंद करना है। अब देखो बच्चों, मजबूरी अपने पास ये है कि मोबाइल अपना हीटिंग होता है तो मोबाइल पंखा करके ही करना पड़ता है, तो अभी पंखा बंद कर दिया हूँ ताकि आपका ये पेज बार बार हिले नहीं। चलो अब भैया मछली क्या करती है, बहुत उसको मुश्किल होता है ना, लेकिन चलो भगवान ने उसको बनाया है। उसके पास गल्फर में जाता है तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अंदर चला गया। देखो कितना मुश्किल है, जल ऑक्सीजन लेना है लेकिन पानी वाला में से लेना है, बहुत मुश्किल होता है। हम लोग तो फ्री मिल जाता है, बस मस्त आराम से ले लेते हैं। कहता कि ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है उसमें, देखो इसमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है, हाइड्रोजन ज़्यादा ऑक्सीजन कम है, इसीलिए जलीय जीव श्वास दौर जलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर में ले लेता है। और इसमें जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, विलेय सॉल्यूशन है, सोल्यूबल है, इसमें से उसका रुधिर जो होता है, मछली का जो ब्लड होता है उसको खींच लेता है ऑक्सीजन। देखो ब्लड को ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, जब तक ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्लड कोई काम नहीं कर पाएगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन से उसको एनर्जी बनाना है। अपने हम लोग में यही प्रक्रिया होती है। अब स्थलीय जीव हम लोग के बारे में लिख रहे हैं, हम लोग तो भाई बस मस्त आराम से क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। तो विभिन्न जीवों का ये ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा लिया जाता है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है। और देखो इनसे ना कंजूसी करता है, यहाँ कुछ नाम देता नहीं है, पूछ लेता है कि मछली का श्वसन अंग क्या है, मनुष्य का क्या है, तिलचट्टा का क्या है, कॉकरोच का क्या है, क्या बोलते हैं तिलचट्टा, कीट पतंग का क्या है। तो किताब में थोड़ा ये कंजूसी करते हैं, इन लोगों को देना चाहिए था। अब हम लोग थोड़ा यहाँ से रिफ्रेशर बुक से पढ़ना पड़ता है या अलग से नॉलेज लेना पड़ता है। कहते विभिन्न अंगों के द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों को एक रचना होती है जो उसी सतह का क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बहुमूल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस तरह से आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली और मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य के लिए शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु अंदर आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए क्रिया विधि होती है। अब चलो, अब ये तो नया टॉपिक है, तो इसको बोला है चित्र को देखो, डायग्राम, इसको तुम पढ़ना हो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा बच्चों। इसको तुम पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे। हम तुम जब तुम पढ़ गए हो तो क्या बेनिफिट होगा। अब तुम कह दिया ना श्लेष्मा, फ्यूसस, आवरण दिया, फफुस दिया, फुफ्फुस दिया है, इसको हम लोग जो ब्रोंक्यूल, देखो सबका नाम इसलिए मैं इंग्लिश में अच्छा रहता है। देखो इंग्लिश में कोई समस्या नहीं है, तो इसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो अभी तो पता है आपको आराम हो गया, अब तो लेक्चर आसान इतने जल्दी नहीं आएंगे। अब आएंगे केमिस्ट्री के लेक्चर, फिर आएंगे फिजिक्स का, फिर इसका आएगा। तब तक कोई मेरा बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ मेरे ऑफलाइन वाले बहुत परेशान कर रखे हैं, किसी का बैक लोग इतना हो गया, किसी का नोट्स ही नहीं तैयार है। क्यों बच्चों, इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, फिर भी तुम पीछे हो रहे हो। देखो दूसरे कोचिंग से आए लोग, उसका मैं नोट्स भी देखा, गलत पढ़ाया भी गया है, जल्दी 3 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। अरे भारतीय भवन लेकर, आलोक प्रकाशन लेकर पढ़ा देना होता है तो हमको कितना आराम मिलता है। हम देखो क्या करते हैं रेस्पिरेशन में, हम कुछ करते नहीं ज़्यादा बच्चों। इसमें ये मैं आलोक प्रकाशन ले लेता और आपको यहाँ से धराधर पढ़ाना शुरू। मैं आपको क्या लिखवा देता, भाई मनुष्य के श्वसन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं, नसल कैविटी होता है, नसल फ्रिंक्स होता है, लैरिंक्स होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकस होता है, लंग्स होता है, डायफ्राम होता है। 7 को लिखवा दिया। अब 7 को यहाँ से छपाना शुरू करूँगा। लिखो नसा गुहा लिखो बच्चों, और नसल कैविटी लिखवा के फिर यहाँ से बोलना मैं शुरू करता। नाक श्वसन तंत्र प्राथमिक और प्रारंभिक अंग है। इसके 2 छिद्र होते हैं, नाक में 2 छेदा होता है, इससे वो वातावरण से वायु भीतर प्रवेश करती है। नाक के दोनों छिद्रों के पीछे
जाकर एक चौड़े क्षेत्र में खुलती है, जिसे नशा गुहा कहते हैं। नशा गुहा का सब ये मैं छपवा दूँ तुमको, ये छपवा दिया। फिर मैं ये लैरिंक्स, कंठ सब लिखवा देता, लिख तू और कुत्ता की तरह रटो इसे, पागल कुत्ते की तरह रटो। ये फील नहीं आएगा तुमको यहाँ पर। ये गुरुकुल आश्रम में तुमको यहाँ कोई चीज़ रटाएंगे नहीं। मैंने देखा है, मैं अपने जो बाजार पर कोचिंग है, स्वामी विवेकानंद है, ये सब जितने कोचिंग है सब गलत बच्चों के साथ खेला जा रहा है, फ्यूचर के साथ। और ये काम तो हमारे साथ गलत किया गया है। जिसने भी अपना कोचिंग का जो भी बैनर अपना फाड़ा है, तो देखो कोई बात नहीं है। और देखो जिसके पास मतलब जिसको भगवान का साथ होता है, बच्चों का साथ होता है, उसकी दुनिया कुछ नहीं कर सकती है। वैसे भी मैं तो प्रचार में उतना बिलीव नहीं करता हूँ, फिर भी अपने मेरे कोचिंग में ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास पढ़ने की टेक्निक है। वो फालतू देखो बनच्चर और बनच्चरी लड़कियाँ ऐसे तो अपने पास है नहीं। जो भी है संस्कार वाले बच्चे हैं, जिनके पास बुद्धि संस्कार सब ठीक ठाक है, वैसे मेरे पास बच्चे हैं। हाँ थोड़ा कुछ लोग शरारती हैं, बात अलग है, लेकिन अपने पास जो भी है लोग कैरेक्टरलेस कोई नहीं है, अच्छा व्यक्ति पढ़ रहा है सब। तो अपने को तो बच्चों की कमी नहीं है, बच्चे अच्छे खासे हैं और बच्चे अच्छे आ भी रहे हैं, बच्चे नए नए। लेकिन मैंने सोचा चलो इस बार रिजल्ट अपना सब लोग से, जितने आसपास वाले कोचिंग है, देखो सब लोग जो अपने ये सब 320 30 50 60 पर बहुत सारा बैनर छपवा दिया है लोग। अपने कोचिंग में 400 प्लस भी नंबर आया है, तो मैंने सोचा चलो इस बार थोड़ा दूसरा कोचिंग का रिजल्ट था अपना, तो खुशी में मैंने बनवाया था 3 पोस्टर। 2 पोस्टर को फाड़ कर फेंक दिया गया है कि कोई दूसरा बच्चा पढ़े नहीं, कोई आए नहीं। लेकिन जब किस्मत में हुआ तो कोई रुक थोड़ी सकता है। तो इसलिए बोलता हूँ मेरे यूट्यूब पर जितने छात्र हैं, आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मेरा जब फैमिली यूट्यूब पर हो जाएगा 1000 का, ऑफलाइन में कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है। आए 2 भी बच्चे आए 4 बच्चे हैं, पढ़ाएंगे। ऑनलाइन वाला पढ़ाई आपका नहीं रुकेगा। और ये कंटेंट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यूट्यूब पर, जब आप तुम खंगार के देख लो, इतना अच्छा साफ सुथरा कंटेंट आपको मिल जाए, बताना। हाँ, हेड राइटिंग के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ बार बार कि राइटिंग अपनी ऐसी है, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हमें। मैं लेकिन फिर भी अपनी कोशिश किया हूँ कि मेरे राइटिंग बदलते रहें, सुधरते रहें। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो बच्चों अब क्या इसमें, इसको तुम देखो तुम्हारा होमवर्क क्या कहती है। आज ये पढ़ना है पूरे अच्छे से, इसको अगले अगले सप्ताह तक जब भी मेरा लेक्चर आने वाला होगा, इतना तो मान के चलो 3-4 दिन के बाद ही आएगा, तो 3-4 दिन के अंदर में इतना आपको पढ़ लेना है, रेडी रहना है। ये जो पीला पीला बॉक्स में देता है, इसको भी आपको जान लेना है, ठीक है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछता है, इसको भी ट्राई करने चाहिए आपको। जैसे मैथ में क्वेश्चन होता है ना, इसको भी ट्राई करो तुम। अच्छा चलो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन करके थोड़ा देखते हैं तुमसे हो पाता है कि नहीं। अगले लेक्चर में तो मैं एनसीईआरटी 1 सेट लेने वाला हूँ, जितने क्वेश्चन इसके छूटा है सबको कराएंगे। जैसे फिजिक्स में हो गया, इसमें कुछ बचा हुआ है। देखो, खर शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए एक दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस पर लाभप्रद है। मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेने में कितना आसानी है, मछली को और जलीय जीव को क्या दिक्कत है। तो तुम पढ़ते हो कि जो मछली वाले जो ऑक्सीजन लेते हैं, उनमें जल में घुला हुआ उनका ऑक्सीजन होता है, जो क्या होता है बहुत अपेक्षा कम होता है। हमारे वातावरण में देखो खुला में सब सगोर ऑक्सीजन है, कहीं से ले लिया मिल गया। लेकिन इसमें तो उसको तोड़ना पड़ता है। वही बलपूर्वक तूने सोचा कि मछली तोड़ती है, तब उसको उसका ब्लड उसका ऑक्सीजन खींचता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में विभिन्न जीवों की ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या होती हैं। तो 3 चरण दिखाया था ना आपको। एक होता था ईस्ट में, जहाँ पर एथेनॉल अल्कोहल बन रहा था। एक मसल बन रहा था, जहाँ पर इलेक्ट्रिक एसिड बन रहा था। एक माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा बहुत एनर्जी बन रहा था। और ये ग्लूकोज पायरुवेट में टूट रहा था। वो 3 खंड था ना, उसी को पूछ रहा है ये। तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मनुष्य में ऑक्सीजन की तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, तुम आराम से कर पाओगे। ये जब पढ़ाएंगे ना, तो ये चैप्टर जब पढ़ाएंगे, ये वाला कल रेस्पिरेशन जब पढ़ाएंगे, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी 2 क्वेश्चन का आपको आंसर पता था। गैसों के विनिमय के लिए ये भी दोनों क्वेश्चन अगले लेक्चर में कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद पढ़ना पड़ेगा अपने हृदय के बारे में पढ़ेंगे हम, हार्ड। ये अपना हार्ड होता है। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, बहुत खतरनाक हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक बचे हैं, लेकिन दूसरे के लिए खतरनाक है, तुम्हारे लिए एकदम प्रिय डियर, बहुत मस्त। ठीक है, कहने का मतलब अभी आएंगे को अभी 4-5 लेक्चर और आएंगे, तो ये अपना चैप्टर ख़त्म होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे क्या लेता हूँ हर बार की तरह, एक प्यारा सा आपसे विदाई लेता हूँ। जो मेरे बच्चे खुशी खुशी देते हैं मुझे विदा, और क्या बोल के मैं उनको अभिवादन करता हूँ। मैं बच्चों को शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ उनको, यानी मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मेरे लेक्चर को देखा और लेक्चर देखा। बच्चों धन्यवाद के साथ, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने मेरे वीडियो देखते हो, उस पर व्यूज़ बढ़ते हैं, व्यूज आते हैं, अब सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा और अपना सहयोग दिखा दीजिएगा। और एक काम और कर देना, मेरे चाहे मेरे कोचिंग वाले हो, जो भी कोई मेरे छात्र देखते हो तुम, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, कि मतलब ऐसा हमको थोड़ा खुशी होगी कि जितने मैं मान लो कि मैं मानता हूँ कि मेरे पास 100 व्यू आता है, मेरे वीडियो में 100 व्यू हैं, तो 100 बच्चों का ही लाइक उसमें आ जाए, मेरे लिए बहुत है। मुझे और कोई शिकायत नहीं मिलेगी। देखो, अगर मुझे पुराना नोट से पढ़ाना हो तो बच्चे, तो मेरे को पढ़ा दो। ये मेरे पिछले साल का नोट्स है, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको इस बार अच्छा सा नोट्स दे रहा हूँ, इससे भी बेहतर।
नहीं तो मुझे पढ़ाना होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मैं आपको पढ़ा कैसे ही निकल जाता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, अच्छा रुको थोड़ा सा मैं देख लूँ यहाँ से क्या क्या है। ये तो पढ़ा दिया, ब्रीदिंग पढ़ा दिया। ब्रीदिंग प्रोसेस जिसमें से रिलीज एयर इज नोन एज ब्रीदिंग, इसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ब्रीदिंग कहलाता है। ये पिछले साल का नोट्स है। अब ये इनहेलेशन, एक बार सांस लेते हैं तो अंतःश्वसन, छोड़ते हैं तो उच्छ्वसन, ये दो प्रकार का होता है। इसको तुम सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ सकते थे। देखो पिछले साल का मेरा इंस्पिरेशन यहाँ से है, तो पिछले साल भी कम नहीं पढ़ाया गया, अच्छा मस्त पढ़ाया गया है। लेकिन एक बार तुम इसको कल पढ़, इसमें से बच्चे कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ लो। और जो पॉइंट इसमें से आपको अच्छा लग जाए, जो इस साल के नहीं है, इसको तुम अब लोग क्या कर लोगे, अपने नोटबुक में ऐड कर लोगे, है ना बच्चों। देख लो, ये पिछले साल का नोट्स दिखा रहा हूँ बच्चों को। मैं कहता हूँ जो मेरे पॉइंट अच्छे लगते हैं आप इसको कर लेना। यहाँ पर एक डाटा दिखा रहा हूँ तुमको। हम जब हवा लेते हैं तो उसमें मिश्रित रहता है ऑक्सीजन, उसमें 2.1 रहता है, CO2 इतना रहता है, नाइट्रोजन 78% रहता है। जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं सांस को, तब ऑक्सीजन हम कितना ऑक्सीजन फिर छोड़ते हैं, इतना। CO2 भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो श्वसन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है, ये आपको जानना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है। ब्रीदिंग बोलते हैं श्वासोश्वास, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है, इसको तो लिखना है। ये लिख लो, ये मेरे तरफ से लिख लो, ये नोट करने हैं। मैं समझाने वाला कुछ इसलिए नहीं बच्चों कि सारा प्रोसेस आपको पढ़ा दिया हूँ, तो कुछ इसमें बचा नहीं है। ठीक है, हाँ ये नहीं लिखना है तो पढ़ा दिया हूँ। ये कर लेना, वायवीय श्वसन यानी अक्षीय श्वसन और अनाक्षीय श्वसन में क्या डिफरेंस है, ये भी VVI प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे तरफ से अपने ओल्ड नोट्स में से क्या लिखा, एक वाला इसको लिखा आपने, और ये दूसरा ये। चलो देखो बच्चों, ओल्ड इज गोल्ड भी होता है, इसमें भी बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन लिखे गए हैं, अच्छे पॉइंट नोट्स हैं। यही पढ़ के, इसी नोट्स को पढ़ के बच्चे ने 90 नंबर लाया है, तो इस बार 100%, इस बार 100 होने वाला है। क्योंकि थोड़ा इसमें काम मैं और अच्छा कर रहा हूँ, इसको और इम्प्रूव किया हूँ, इसमें इम्प्लीमेंटेशन लाया हूँ, थोड़ा इसमें शुद्धिकरण और किया गया है। ऐसे नोट्स पिछले साल भी 100% था, लेकिन मैं इस बार और इसको बेहतर कर रहा हूँ। मतलब सोने पर सुहागा, आपने मुहावरा सुना होगा। ठीक है बच्चों, 7 डिफरेंस है, 7 डिफरेंस को आपको लिख लेना है, क्योंकि MCQ में आपको बहुत राहत मिलती है। चलो हो गया, अब कुछ नहीं, इतना ही। बाकी को हम लोग अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। क्या बोलता हूँ, सॉरी, आपसे बहुत पहले मैं विदा ले लिया था, लेकिन अब आखिरी बार, अब फिर से थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट और गुड बाय। जब भी आपको लेक्चर देखो अच्छे से देखो, नींद बराबर लेना, रात में बराबर तुम सोना, दिन में मस्त मेहनत करना। 6-7 घंटा सोना आपको जरूरी है, 6 घंटा मस्त सो जाओ। 18 घंटे में तोड़ना फोड़ना सब है, माता पिता का भी कहना करना है, सारे घर के काम भी करने हैं, इसमें मन लगा पढ़ना है। सिलेबस तो लगता है मुझे छोटा हो ही गया है, बस मुझे थोड़ा बिहार बोर्ड के नोटिफिकेशन का इंतजार है। जैसे नोटिफिकेशन आ जाती है, हम लोग उसके हिसाब से काम अपने चालू कर देंगे। वैसे सिलेबस के भी मैं थोड़ा पता लगाऊँ, सिलेबस मिल जाए तो और अच्छी बात होगी। धन्यवाद, लव यू सो मच, बहुत बहुत प्यार आपके लिए मेरा। मैं आपसे बहुत आपके प्रति मुझे बहुत बड़ा प्रेम है, उसी प्रेम के चलते मैं इतना मेहनत करता हूँ, नहीं तो मैं इतना मेहनत नहीं करता। कहीं ना कहीं प्यार ही है आपका जो मैं आपसे, आपके लिए इतना मुझसे मेहनत करवाती है। दिन गला बैठता है, फिर भी लेक्चर्स डेली अपलोड करता हूँ, डेली आपको 10th क्लास का वीडियो अपलोड मिल रहा है। तो बस थोड़ा सा प्यार दिखाइए, इसको वीडियो को बहुत वायरल कीजिए, और ऑफलाइन में भी अपना जलवा दिखाओ। लोग पोस्टर में फाड़ रहे हैं, तुम लोग नॉलेज फाड़ के दिखाना, एकदम पूरा अच्छा बन के दिखा दो, बाकी लोग आपसे इंप्रेस होकर जरूर आएंगे। तुम खुद देखो, पहले कितने तुम लोग कम थे, अभी कितने ज़्यादा हम लोग हो गए हैं। तुम अपना प्रभाव दिखाओ, तुम्हारे चलते तुम्हारे दोस्त लोग आएंगे ही आएंगे, आना ही पड़ेगा उनको। धन्यवाद।